तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, बोरिक एसिड। ठीक है, तो बोरिक एसिड में हम लोगों ने काफी चीज पढ़ लिया था। अब हम इसका देखते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, H3BO3 को अगर मैं हीट करूं तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको। H3BO3 को अगर मैं हीट करूं क्या मिलने वाला है, और टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे याद नहीं करूं तो फिर भी, तो पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पानी, और ये बन जाएगा HbO2। इसे बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी को अगर मैं हीट करता हूँ 140 डिग्री सेल्सियस पे, 140 कहीं 60 होता है, कितना, 160 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान सुनना, इसमें से क्या निकल गया, पानी, है ना। अब यहाँ क्या बनता है, H2B4O7, इसे बोलते हैं टेट्राबोरिक एसिड। देखो नाम ही है टेट्राबोरिक एसिड, इसका मतलब है आपको जो H3BO3 लेना है वो कितना लेना है, 4 मोल लेना है। तो कितना हो जाएगा, 4×3=12, B4 और O16, है ना। बताओ अगर यहाँ 12 है और यहाँ पे 2 है, कितना मोल पानी रिमूव हुआ होगा। अगर आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो इंटू 4 4 कितना, मोल सर। ऑफ कोर्स 5 मोल ना, तभी 10 मोल निकल जाएगा, 5H2O। क्या बन जाएगा, H2B4, यहाँ पे कितना आया, 5, यहाँ पे कितना, 16। H3BO3 है, देख रहे हो, H3BO3 यहाँ कितना आएगा, 12। भाई मैं क्या नौटंकी हो रही है, 12 और यहाँ पे 5 कितना आएगा, 7। तो नाम कैसा है, टेट्राबोरिक एसिड। अगर आप 4 मोल बच लोगे और पानी निकाल दोगे, क्या बन जाएगा, टेट्राबोरिक एसिड। और अगर मैं बहुत ज्यादा गर्म कर दूं, रेड हॉट कर दूं, तो सारे के सारे पानी निकल जाए, कोई एच नहीं बचेगा, उसे बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, अच्छा इसका एक टेस्ट भी आता है सॉल्ट एनालिसिस में, टेस्ट ऑफ बोरेट आयन। किसे टेस्ट करते हैं पता है, एल्कोहल से। किसे करते हैं, एल्कोहल से। कि जो H3BO3 बना है, इसमें अगर मैं डाल दूं C2H5OH, क्या डाल दूं, C2H5OH, तो ये बन आता है इथाइल बोरेट, O C2H5 का थ्राइस। किसी को इसका कलर याद है क्या, एनसीईआरटी में है शायद, मे भी एनसीईआरटी में हो। कोई कलर याद है, इसे बोलते हैं ग्रीन एज फ्लेम। ग्रीन कलर का होता है, कैसा निकलता है, ग्रीन कलर का, काफी होता है। ठीक है, अच्छा बताओ, H3BO3 का जो मॉलिक्यूल होता है वो कौन से बॉन्ड से बना होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड है ना, लेकिन ढेर सारे, मतलब अगर 2D शीट बनाए तो कौन से मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, क्या लगता है आपको। पता है, हाँ, ये भी H बॉन्ड से क्या होता है, जुड़ा होता है। अगर आप देखोगे, एनसीईआरटी में, तो इसका एक केस लाइक स्ट्रक्चर बना होगा। ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड से बाकी सारे मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, H3BO3 वाले। ओके, अच्छा H3BO3 का एक वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड है। अगर मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करना हो तो कैसे करेंगे, क्या डालेंगे, सुना। सॉरी यार, एक फोन आ गया था तो वो कट गया, है ना। चलिए, तो मैं क्या पूछ रहा था, H3BO3 क्या है, एक वीक एसिड है, सबको पता है ना। ले भाई, तो H3BO3 को अगर मैं डाल दूं NaOH में, क्या बनेगा। अभी कल पढ़ाया था ना, BOH का होल थ्राइस। अगर BOH है और यहां से क्या मिल जाए, OH माइनस, तो कोऑर्डिनेट कर देगा, क्या बन जाएगा,
BOH का 4 माइनस, यहाँ क्या जाएगा Na प्लस, तो बन जाएगा NaBOH का होल 4, और यहाँ निकलता है NaBO2 प्लस वाटर। क्या निकलता है NaBO2 प्लस वाटर। नो नीड टू बैलेंस, लेकिन मैं आपकी आत्मा शांति के लिए बैलेंस कर देता हूँ। अब ध्यान सुनना ध्यान से। अब अगर मैं इसको निकालता जाऊं, अगर मैं इसको निकालता जाऊं तो क्या होगा मेरे भाई, ये और आगे बढ़ता जाएगा, दिख रहा है ना। तो बताओ ये जो BOH दिख रहा है आपको, इसको मैं कैसे निकालूंगा। एक पॉइंट आता है सिस डाइऑल या ट्रांस डाइऑल, अगर आपको याद हो तो, आपको किसी को पता है। देखो इसमें हम लोग सिस डाइऑल डालते हैं, क्या डालते हैं, जैसे इथिलीन ग्लाइकोल हो गया, क्या हो गया इथिलीन ग्लाइकोल, तो क्या बना लेता है कॉम्प्लेक्स बना लेता है, क्या बनाता है कॉम्प्लेक्स, है ना। क्या निकल जाएगा वाटर, क्या निकल जाएगा वाटर। जब ये वाटर के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे O, और एक क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और क्या निकल जाएगा वाटर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा वाटर, ठीक है। तो वो पूछ सकता है कि H3BO3 एक वीक एसिड है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या डालोगे, सिस डाइऑल डालोगे या ट्रांस डाइऑल डालोगे, तो क्या बोलोगे सिस डाइऑल, ट्रांस नहीं, क्योंकि ट्रांस में रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये है एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन चूंकि इतना इंपॉर्टेंट है तो मेंस में भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि पूछे, लेकिन चांसेस बनते हैं। ओके चलिए, अब हम आते हैं डाइबोरेन पे, B2H6। सर पेज शो कीजिएगा। हो गया सर। अब हम बात करते हैं B2H6, क्या बोलते हैं इसको डाइबोरेन, है ना। स्ट्रक्चर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा है तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस कुछ बात आपको याद दिला देंगे, ठीक है। पहली बात है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, B2H6 में बोरॉन का, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन ए प्लेन कितने हैं, है ना। और ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। इतने क्वेश्चन पूछना है, 5 क्वेश्चन। इसके स्ट्रक्चर से 5, फर्स्ट का 4, सेकंड का 2, 2C2 4 होगा सर, और 3C2 2 होगा सर। ओके। और बाकी लोग हाइब्रिडाइजेशन 6 2 6 2 6, ओके। देखो हाइड्रोजन तो sp3 है, क्या है sp3, है ना। 2 सेंटर टू देखो 1 2 3 और 4, तो कितना हो जाएगा 4। ये वाले जो हैं ये क्या है बनाना बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बनाना बॉन्ड, कितने हो जाएंगे 2। कितने एटम एक प्लेन में 6, कौन कौन सा, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और 2 बोरॉन, मतलब 4 टर्मिनल हाइड्रोजन और 2 बोरॉन। ये क्या है आपके एक प्लेन में है। और ऑक्टेट क्या है इनकम्प्लीट, ऑक्टेट क्या है इनकम्प्लीट। तो इतनी सी बात है जो आपसे B2H के बारे में पूछ सकता है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है। तो अब मैं बात करूंगा प्रिपरेशन से, तो बताओ, जैसे मैं डाल दिया BF3 इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखो ये एक बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट काम होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बताओ क्या ये BH3 बन जाएगा, और आपको बताओ कहीं अगर BH3 बन रहा है
तो वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, किस फॉर्म में, B2S6। तो अगर ये BH3 बन रहा है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, B2S6, एकदम B2S6। अब ध्यान सुनना, अब प्रोडक्ट आपको रटना नहीं है। बोरॉन और H की रिएक्शन हो चुकी है, बचा क्या, लिथियम और फ्लोरीन, बताओ क्या बनेगा, LiF। फिर बचा क्या, एल्युमिनियम और फ्लोरीन, क्या बन जाएगा, AlF3। ठीक है, आप चाहो तो बैलेंस करते हो सकते हो, लेकिन उतनी नीड नहीं होती बैलेंस करने की। ठीक है, चलो यहां बताना क्या होगा, I2 प्लस NaBH4, I2 प्लस NaBH4, ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सर वाई डज BH3 डाइमराइज, क्योंकि वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। सर वो तो डाइमराइज होने के बाद भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, लेकिन ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, ये तो हमेशा है। मतलब जब तुम इसे बनाओगे तो क्या बनेगा, HH है ना, BH4 प्लस और BH2 माइनस, इस फॉर्म में वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या है, कंप्लीट है, यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट। तो ओवरऑल क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमेशा क्या है, इनकम्प्लीट, ऑलवेज। ठीक है, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए डाइमराइज होता है। चलो, तो क्या बनेगा देखो, ये BH4 है, क्या बन जाएगा, B2S6, क्या बन जाएगा, B2S6, ये दो मोल लेते हैं। बचा क्या, I प्लस Na, बताओ क्या बनने वाला है, I प्लस Na, एक ही तो कंपाउंड है, क्या बन जाएगा, NaI, और क्या निकल जाएगा, H2। तो आराम से आप B2S6 को बना सकते हो। चलो एक और ले लिया मैंने, रिड्यूसिंग एजेंट, सपोज सोडियम हाइड्राइड, बताओ क्या बनेगा। आपको, आप जो रट रहे होते वो आपको समझ में आ चुका है कि कैसे याद रखेंगे। BF3 प्लस Na, सोचो क्या बनेगा। चलिए आपकी हेल्प के लिए मैंने बैलेंसिंग भी कर दिया। एकदम सही है, देखो ना, बोरॉन प्लस हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, B2S6, और Na प्लस F क्या बन जाएगा, NaF। इसके अलावा और कोई है ही नहीं। ठीक है, कोई डाउट, चलिए तो आगे बढ़े। तो ये है इसका प्रिपरेशन, चाहे तो आप रखते, लेकिन मैंने बता दिया कि कैसे याद रखेंगे कॉन्सेप्ट से। अब आते हैं इसके रिएक्शन पे, केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन, केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन। ये कलरलेस गैस है, हाईली रिएक्टिव है। तो आप बताओ, B2S6 प्लस ऑक्सीजन, पहली रिएक्शन क्या होने वाली, ऑक्सीडेशन होगा, तुरंत कैच फायर करेगा, क्या बनेगा, B2O3, और कौन सी गैस निकलेगी, H2, H2 निकलेगा, H2O निकलेगा, ऑक्सीजन भी है, B2S6 प्लस O2, क्या बनेगा, B2O3 प्लस H2O। ये रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। डेटा आपको याद नहीं रखना कि कितना होता है ना। दूसरा, B2S6 प्लस वाटर, B2H6 प्लस वाटर, क्या बनेगा, तो यहां बन जाता है H3BO3, और क्या गैस निकल जाएगी, H2, H3BO3 प्लस H2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, अगर छोटे छोटे एमीन मिल गए ना, तो ये बना देता है कॉम्प्लेक्स, क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। से अगर मैं बोलूं
B2H6, क्या बोलूं, B2H6, अगर मैं इसको रिएक्शन करा दूं NMe3 से, क्या करा दूं, NMe3 से, तो ये बना लेता है एडक्ट। आई थिंक आपने सुना होगा एडक्ट, सुना है? मतलब ये कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, बस दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे ये BH3 है, क्या है, BH3, और ये NMe3 क्या करेगा, अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा। ये प्रोडक्ट नहीं होते हैं, क्या होते हैं, एडक्ट बोलते हैं इनको। ठीक है, 2 मोल लगेगा, है ना, कि भैया ये 2 मोल है तो ये 2 मोल बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं B2H6 प्लस CO, बताओ क्या लगता है? तो आपको पता है ना, ये काफी अच्छा लिगैंड की तरह काम करता है। CO क्या है, काफी अच्छा लिगैंड की तरह काम करेगा। तो क्या करो बताओ, सेम क्या बन जाएगा, एडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडक्ट। लेकिन यही अगर तुम अमोनिया लेते हो, क्या लेते हो, अमोनिया, ये इंपॉर्टेंट है, जितना हैशटैग लगाना लगा लो। अगर यही तुम क्या लेते हो, अमोनिया लेते हो, है ना, क्योंकि N में क्या लगा था, मिथाइल, तो इसका डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो गया था, ज्यादा, तो ये काम कर गया अच्छा खासा डोनर एटम। लेकिन अगर आप NH3 लेते हो तो ये B2H6 डॉट 2NH3 होगा। और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करता है एक आयनिक कंपाउंड में। कैसे कंपाउंड कर बनेगा, आयनिक कंपाउंड में। वो कैसे होगा, ध्यान सुनना। अभी मैंने आपके डाउट बताया ना, जैसे डाउट पूछा था क्या तेजस ने, कि क्यों डाइमराइज करता है, तो मैं बोला कि ये जो B2H6 है, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक होगा BH4 प्लस और एक होगा BH2 माइनस। एक होगा BH4 प्लस और एक होगा BH2, नहीं नहीं, BH4 माइनस कैसे, एक सेकंड रुको जरा, रुको जरा, BH3 है, H माइनस देगा ना, BH4 माइनस और BH2 प्लस। हाँ, BH4 माइनस और BH2 प्लस, क्योंकि H माइनस देगा ना। अच्छा बताओ, अगर BH4 माइनस है, ये तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका, लेकिन BH2 प्लस का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बताओ अमोनिया किसको इलेक्ट्रॉन देगा, BH4 माइनस वाले को या BH2 प्लस को? बताओ क्या लगता है? अरे जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। वैकेंट किसमें, BH4 माइनस या BH2 प्लस? ऑफ कोर्स BH2 प्लस में है मेरे भाई। तो ये क्या बन जाएगा, देखो, देखें आप समझ पाते हो, BH2 अमोनिया का ट्वाइस प्लस, अब BH4 माइनस। मतलब ये जो कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करता है, जिसमें बोरॉन पे ही प्लस है और बोरॉन पे ही क्या है, माइनस है। ठीक है, कोई डाउट? हाँ, लेकिन एक टर्म कंडीशन है, ये तब बनेगा जब टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। ये आयनिक कंपाउंड तब बनता है जब टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। सर अगर हाई टेम्परेचर कर दिया तो क्या होगा, मतलब हाई टेम्परेचर, ध्यान सुनना, अगर मैंने कर दिया हाई टेम्परेचर B2H6 प्लस अमोनिया, हाई टेम्परेचर, है ना, अमोनिया क्या है, एक्सेस में है, और एक बार B2H6 ले लिया और 2 मोल अमोनिया ले लिया, हमेशा 1:2 ही लेना है, और टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर, है ना। मेरे भाई बहुत फेमस कंपाउंड बनने वाला है। जब आपने अमोनिया एक्सेस में ले रखा है, क्या ले रखा है, एक्सेस में, तो ये बन जाएगा BnX। क्या बन जाएगा, BnX। और जब 1:2 फिक्स है और हाई टेम्परेचर, ये बन जाएगा B3N3S6। B3N3S6, क्या हमने आपको बताया, बताओ, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट, क्या बताऊं मैं, व्हाट इज BnX एंड व्हाट इज B3N3S6, बता दे। सबका आंसर चाहिए मुझे भाई साहब, बहुत फेमस है, डायरेक्ट फार्मूला भी आपसे पूछ सकता है।
सेकेंड इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। ओके, सेकेंड इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका एक और नाम है, एक और नाम है, क्या नाम है? बोरेजोल। इसका एक और नाम है बोरेजिन, है ना? ध्यान सुनना, एकदम सही। इसका नाम है बोरेजिन। डिफरेंस देख रहे हो? बोरेजिन या फिर बोरेजोल, ठीक है। हाँ, इसका नाम तो, पहला नाम तो आपको पता है, बोरॉन नाइट्राइड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बोरॉन नाइट्राइड। लेकिन इसका एक और नाम आएगा, क्या नाम आएगा? इनऑर्गेनिक, बताया था मैंने, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इवन इसका एक और नाम आता है जिसे बोलते हैं बोरेजोन। क्या बोलते हैं? बोरेजोन। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखना। ये वाला जोन है, ये वाला जिन है, दिख रहा? जोन है और जिन है। इसलिए ये अमोनिया वाली रिएक्शन क्या है आपके लिए? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, है ना? अच्छा, अब इसको हम लोग बोलते कि हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो इस पेज को हटाऊं मैं? क्या इस पेज को हटाऊं? चलिए, देखो, जैसे आपने बेंजीन देखा होगा कि ऐसा होता है बेंजीन, है ना? C6H6। तो अगर कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन कितने थे? 7। तो अगर मैं n पे प्लस कर दूं 6 हो जाएगा, बोरॉन में होते हैं 5, क्या कर दूं? -6 हो जाएगा, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। तो सेम यहाँ बोरॉन लिख दिया कुछ ऐसा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे H लगा दिया। सबको पता है H पे क्या होता है, N पे क्या होता है? लोन पेयर, और B के पास क्या? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या कर देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर देगा। क्या कर देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो प्लस माइनस है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे लाल, जो डोनर होता है उस पर क्या चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है। और जो एक्सेप्टर होता है उस पर चार्ज क्या आता है? माइनस चार्ज आता है। मतलब जब आप इसको जब आप इसको डबल बॉन्ड में वैसे रेजोनेंस है, कुछ कर सकते हो। इसमें कितना आ जाएगा? +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो ये आपको एकदम बेंजीन जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? इनऑर्गेनिक बेंजीन, है ना? और Bn में क्या होता है? आपने पता सुना होगा कि ग्रेफाइट क्या होता है? एक लेयर टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ग्रेफाइट क्या होता है? एक लेयर टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ना? तो अब सर क्या, हेक्सागोनल शीट। हम्म, तो BnB इसको बनाना नहीं है, काफी गंदा बनेगा, है ना? हर कार्बन को आप Bn का क्या कर सकते हो? आप रिप्लेस कर सकते हो, है ना? तो क्या बन जाएगा? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, चलिए लास्ट रिएक्शन है, B2H6 + NaH, क्या बनेगा? ये बन जाएगा BH4 NaBH4। इसमें पढ़ा था ना, जैसे एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, वैसे क्या बनता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड, 2 मोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका B2H6। तो यहाँ पे आपकी बोरॉन फैमिली क्या हो गई? समाप्त। ऑन द बेसिस ऑफ मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ मेंस। अच्छा, ये तो पहले आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े तो कोई फायदा नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कि नहीं? क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मैं बोरॉन फैमिली पे 50 क्वेश्चन दे दूंगा आज ही। बोलो हाँ, है ना? सर कल ही पढ़ लिए सर, पूरा कर दिए। पढ़ लिए, बोरॉन वेरी, फैमिली को खत्म। बहुत बढ़िया। देखो, अगर मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी फायदा होगा, नहीं तो आप पढ़ोगे तो आपको मतलब
ज्यादा टाइम लगेगा, अभी बहुत जल्दी समय लग जाएगा, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, समय नहीं लगेगा। ठीक है, देखो ना, मतलब मैंने 40 मिनट वहां लगाए और 20 मिनट यहाँ लगाए, 1 घंटे में बुरहान फैमिली खत्म। और मेंस के लिए मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, इवन एडवांस के लिए भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन वो बाद में पढ़ाएंगे, मेंस के लिए इतना ही सफिशियंट है। स्टार्ट कर दें कार्बन फैमिली? हाँ एकदम स्टार्ट करो भाई साहब, तैयार है हम। तो अब आते हैं कार्बन फैमिली में। तो कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, है ना। कोवेलेंट रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं, तो नहीं आएगा। कोवेलेंट रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसका मतलब नहीं आएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, बताओ कौन लिखेगा ऑर्डर? पीरियोडिक टेबल तो अभी आप कल ही टेस्ट दिए, तो पढ़ा होगा आपने। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? जल्दी बोलो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, साइज बढ़ती है, ये घटती है, क्या हो जाएगा? लेड फिर टिन। ध्यान रखना, रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा बताओ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है? पता है किसी को? बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। कार्बन का तो ज्यादा है, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इनका बराबर है, फिर आ जाएगा लेड। मतलब मैं आपको अगर डेटा दूं, आपसे आपको याद नहीं रखना, 2.5, 1.8, 1.8, 1.8 और 1.9, है ना, हमने पढ़ा था ना इन जनरल घटता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सर इसका रीजन सर? रीजन क्या है? बस ऑब्जर्व हुआ है। जैसे अब उसमें था ना कि भैया थैलियम क्या होगा? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, लेकिन था क्या? एल्युमिनियम, है ना। तो बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली तो है ही। ठीक है, अरे रीजन मैं तुरंत बता देता। ये सर समझ गया सर, ऑब्जर्व किया मतलब कि रिएक्शन करा करा के। अच्छा बताओ, सिलिकॉन क्या लिखा है आपके बुक में? मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स। एनसीईआरटी कभी कभी इसके साथ धोखा खेलती है ना, सत्यम। कल सर एनसीईआरटी पढ़े तो पगला गए सर, आज लिखा है कि खाली मेटल लोड मिलेगा, नॉन मेटल ना ना, वो की ब्लॉक मतलब में। जो विशाल दिया था ना एक्सप्लेनेशन, वो एकदम सही दिया था, समझ गए? हो गया थी। हाँ फिर समझ आया सर कि बाद में सर की स्टेटमेंट लिखा है ऐसा ऐसा घुमा एकदम। के। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कार्बन और सिलिकॉन क्या है? नॉन मेटल है ना। जर्मेनियम क्या है? मेटलाइट्स है ना। और टिन और लेड क्या है? मेटल है। टिन और लेड क्या है आपके? मेटल्स हैं। तो जो प्रॉपर्टी आपने उसमें पढ़ी थी सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन +4, मतलब ऐसे बोल सकते हैं एलिमेंट +4 और एलिमेंट +2। +4 वाले की स्टेबिलिटी घटेगी और +2 वाले की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। रीजन आपको पता है, कॉमन आयन, अरे इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ओके। चलो, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, यहां से प्रश्न आ सकता है, इवन आईआईटी में आया हो, दिया हुआ है, एडवांस में आया हो, सोचो, मेन छोड़ो, एडवांस। ये पूछा हुआ है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटलाइट, सिलिकॉन मेटलाइट दिया होता है कई बुक में, लेकिन एनसीईआरटी ने इसे नॉन मेटल माना है ना। वो ऐसे वो बनता है ना जिगजैग जिगजैग ऐसे, आपने जब देखा होगा पीरियोडिक टेबल 7 एलिमेंट्स। ठीक है, तो भैया जो एनसीईआरटी ने माना है वही परम सत्य है। अब ध्यान देखना, एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? EO2 एंड EO4 है। EO एंड EO2 क्या बनेगा? EO एंड EO2। इसको ध्यान से देखना भाई साहब, याद कर लेना, वैसे आपको पता भी होगा। तो कितने ऑक्साइड बनेंगे? 10 ऑक्साइड बनेंगे। दिस इज हैशटैग, मेरा हैशटैग और स्टार भाई साहब पढ़ के जाना। यहाँ पे हो जाएगा CO, SiO, GO,
SNO और PbO, CO2, SiO2, GO2, SNO2 और क्या PbO2। अब पूछ सकता है कि इसमें से कितने क्या हैं, एसिडिक हैं, कितने एम्फोटेरिक हैं। देखो, अच्छा आपको याद है ना, पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में, तो इसमें क्या आ जाएगा, कौन कौन है, पंजाबे और कौन 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 कौन, टिन भी है। देखो, टिन और लेड वाले क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक। बोलो हाँ है ना। तो इससे आपको ये दोनों मालूम पड़ गए कि ये क्या है, एम्फोटेरिक। बोलो हाँ है ना। तो इनका सरदर्द खत्म हो गया। अब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ये क्या हो गया, एसिडिक। ये क्या हो गया मेरे भाई, एसिडिक हो गया। अच्छा, ये क्या है, ये भी एसिडिक है। कब बताएगा व्हाट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक। न्यूट्रल ऑक्साइड है सर। न्यूट्रल है सर। SnO2 तो टिन का ओर है ना। हाँ ओर है, एकदम ओर है। और तो Al2 भी, O3 भी है, उसमें क्या हुआ, हो सकता है। अच्छा टोटल दो SiO ही क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है ना। हाँ तो टोटल दो ही न्यूट्रल ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, NO और CO ना। हाँ, CO NO और NO2, सॉरी CONO और N2O। ओ, अच्छा ध्यान सुनना, N2O भी न्यूट्रल है। CO2 देखो, चार तो हो गए एसिडिक, 1 2 3 और 4 हो गए एसिडिक, और 4 हो गए एम्फोटेरिक। ध्यान देखना, 4 हो गए एम्फोटेरिक और 4 हो गए एसिडिक, ये हो गया न्यूट्रल। व्हाट इज SiO मेरे भाई, ये ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल इसको बोलते हैं। ये उतना एग्जिस्ट ही नहीं करता, ओनली एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। मतलब ये आपने कहीं देखा है क्या, SiO कहीं देखा भी नहीं होगा, हमेशा क्या देखा होगा, SiO2। SiO तो कहीं मिलेगा ही नहीं। ओके चलो, तो इतनी सी बात है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, देख लो अगर देखना हो तो। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ पानी। रिएक्शन विथ पानी, देखो अगर मैं पानी की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, है ना, इसमें से सिर्फ टिन ही है जो पानी से आराम से रिएक्ट कर लेता है, वो भी स्टीम चाहिए। SnO2 प्लस 2H2, Sn प्लस 2H2 क्या कर लेता है, पानी से रिएक्ट कर जाता है। लेकिन ये जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है, नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। देखो मेंस के लिए मैं लिख रहा हूं नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, क्योंकि एनसीईआरटी ही पूछेगा। वैसे अगर यही IIT एडवांस होता तो मैं बोलता भाई साहब ये ठंडे पानी से अफेक्ट नहीं करता है। सर ये क्या नौटंकी है, अभी आप बोल रहे हो कि भैया अफेक्ट नहीं कर रहा, फिर बोले ठंडे पानी से, मतलब कुछ भी कर रहे हो। नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, एनसीईआरटी ही आता है, इसलिए एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं। ओके, वैसे कार्बन प्लस H2O बनता है CO प्लस H2। अगर आपने देखा होगा कि कार्बन प्लस H2O बनता है CO प्लस H2, इसको हम लोग बोलते भी बड़े प्यार से वाटर गैस, बोलते हैं ना वाटर गैस। सर ये क्या गजब, मतलब हद कर रहे हो आप, यहाँ बोल रहे नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, तो इन जनरल इसको लिखना चाहिए कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से नहीं। लेकिन अगर पूरा इलाका धुआं धुआं कर दें, स्टीम कर दें, तो वो आराम से रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या। तो नॉट अफेक्टेड, अभी बता देते हैं क्या ही आईटी क्या मीन्स, है ना। नॉट अफेक्टेड बाय कोल्ड वाटर, लेकिन अगर तुम स्टीम करोगे, क्या करोगे, स्टीम करोगे, तो सब के सब सिर्फ ये है बना लेगा CO। इवन सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, जो ये टिन है ये भी स्टीम ही है।
ये तीनों को अगर आप स्टीम से कराओगे रिएक्शन, सपोज ये कोई एलिमेंट मान लो E, और ये भाप है, क्या है, भाप, तो ये बना लेगा EO2 और प्लस H2, मतलब C बनाता है CO और बाकी बना लेंगे EO2, SiO2 हो गया, है ना, देखो ना यहाँ पे लिखा है SnO2, GeO2 हो गया और SnO2 हो गया। SN वाला एनसीईआरटी में लिखा है, सिर्फ एनसीईआरटी में सिर्फ क्या लिखा है, SN। जी हाँ, तो जो एनसीईआरटी में लिखा ना तेजस, नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, वहां क्या होना चाहिए, कोल्ड वाटर, है ना, स्टीम से कर जाता है। तो ये मैंने आपको दे दी इंफॉर्मेशन। लेकिन ये लेड बड़ा सख्त लौंडा है, ये जो लेड है ये बड़ा सख्त लौंडा है भाई साहब, कुछ भी कर लो हम नहीं मानेंगे, ये मतलब हद है। तो ये पूछ सकता है लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर। अब ये क्यों इतना चुल कर रहा है, बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव, क्योंकि काफी रिएक्टिव मेटल है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन। जैसे आपने सुना होगा ना, एल्युमिनियम कंसंट्रेट HNO3 सेट नहीं करता, एल्युमिनियम कंसंट्रेट HNO सेट नहीं करता, क्यों नहीं करता, सेम Al2O3 बना के एक लेयर बना लेता है, रिएक्शन नहीं कर देगा। सेम ये लेड, तो लेड के बारे में भाई साहब ध्यान रखना, और बाकी बातें मैंने इवन एडवांस लेवल पे भी बता दी, एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना ही लिखा है। ओके, कोई डाउट? तो ये था आपका रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ एक्स, अब आपकी एक्स से क्या रिएक्शन होगी वो हम लोग जानेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आज रात में आपको, और फिर से आयनिक इक्विलिब्रियम, आज ही भेजेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, अभी भेजता हूं मैं, है ना। हाँ, मैं क्या बोला था, आज रात में 9:30 पे क्लास है आपकी आयनिक इक्विलिब्रियम की, जो खत्म हो जाएगा मैं पढ़ाऊंगा सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। क्या पढ़ाऊंगा, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल रात में, तब तक के लिए, मतलब आज रात में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। बोरॉन खत्म कर लो एनसीईआरटी से, कार्बन स्टार्ट कर दो जहां तक मैंने पढ़ाया है, मेरे साथ चलो, बहुत फायदा होगा, मैं बता रहा हूँ, पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय।